वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा कि आपने वीडियो के कैप्शन में पहले देख लिया होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैरी करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये क्लास 12th का चैप्टर है, पार्ट 1 का यूनिट 3 है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। Chemical reactions can be used to produce electrical energy. Conversely, electrical energy can be used to carry out chemical reactions that do not proceed spontaneously. Basic thought, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो एक स्टडी है किसकी प्रोडक्शन हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक एनर्जी से, या तो फिर मैं क्या करता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ ऐसे रिएक्शंस जो अपने आप नहीं होते उनको कंप्लीट कराने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, वो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सप्लाई करता हूँ। तो ये हो गया हमारा बेसिक थॉट कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। इसके बाद इसका जो यूज है भाई बहुत ही ज्यादा है, थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में इसका काफी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे नंबर ऑफ मेटल्स अगर मैं देखूं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या क्लोरीन, फ्लोरीन, बहुत सारे अदर केमिकल्स जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। बैटरीज और फ्यूल सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक थॉट व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमको इसको पढ़ने की क्यों जरूरत आई। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जो रिएक्शन है ये कैरी आउट हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली। ठीक है, ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और साथ ही साथ ये लेस पॉल्यूटिंग होते हैं। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्टडी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग ईयर्स में, जहाँ पे हमको पोल्यूशन भी कम चाहिए और एफिशिएंट चीज़ें भी चाहिए। तो जो ट्रांसमिशन है हम, अच्छा और एक और चीज़ जो हमारे ब्रेन ट्रांसमिट करता है, जो सिग्नल्स हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ब्रेन एंड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ये सब का सब इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन का माना जाता है। सोडियम पोटेशियम जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली हमारा जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसीलिए बहुत ही ज़्यादा वास्ट और इनडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस यूनिट में हम सिर्फ कुछ ही टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे एलिमेंट्री एस्पेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्लास 11th में हमने ये पढ़ा था कि भाई कंस्ट्रक्शन और फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल पढ़ा था हमने, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा वाला होता है? जिंक प्लस Cu2 प्लस वुड गिव मी Zn2 प्लस Cu। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि 0 से +2 जा रहा है, और जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो रहा है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो लगभग 1.1 वोल्ट के आसपास होता है, जब इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है यानी Zn2 प्लस आयंस का और Cu2 प्लस आयंस का ये यूनिटी होता है, यानी कि 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो डिवाइस होता है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या तो वोल्टेक सेल। ठीक है, अगर मैं क्या करूं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल अप्लाई कर दूं गैल्वेनिक सेल में और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करूं, तो मैं इस रिएक्शन से ये समझता हूं कि भाई जब तक हम अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 रीच करेगा तब तक मैं देखूंगा, तो जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है और फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है सेल में, जब इसका जो अपोजिंग पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद अगर मैं इससे फर्दर इंक्रीज करूंगा पोटेंशियल तो जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अब ये काम करता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू, जो कि एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, तो दोनों के दोनों टाइप के जो सेल्स हैं ये क्वाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे के हम जो पेजेस है, मतलब आगे जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो पहला फिगर है यानी कि फिगर मतलब नंबर 1, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ओके, हाईलाइट तो हाँ हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अब इसको देखना ध्यान से। अरे सॉरी, ये वाला जो फिगर है, ठीक है समझ गए ना। ठीक है, ये देखो तो भाई इसमें देखो यहाँ पे क्या ई एक्सटर्नल मैंने लगा दिया 1.1 वोल्ट से कम। यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, एनोड हो गया नेगेटिव, और कैथोड क्या हो गया है पॉजिटिव कॉपर का। ठीक है, करंट जो है अभी कैसे बह रहा है, कॉपर से जिंक बह रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा होगा, जिंक रॉड से कॉपर होगा।
ठीक है। और जो जिंक है वो डिसॉल्व होता है एनोड पे और कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पे, ठीक है। फर्दर मतलब कि अब मैं फिगर बी पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने ई एक्सटर्नल कर दिया है 1.1 वोल्ट। तो इस केस में मैं ये देखता हूँ कि भाई करंट फ्लो जीरो हो जाता है, यानी आई इक्वल टू जीरो, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट जीरो हो रहा है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो केमिकल रिएक्शन भी कुछ भी नहीं होगी। फर्दर अगर मैं क्या करता हूँ, मैं सी ले रहा हूँ जिसमें मैंने ई एक्सटर्नल को 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दिया है। इस केस में क्या होगा, जो करंट होगा मतलब कि जो ए वाला फिगर हमने अभी पढ़ा था ऊपर नीचे मतलब यहाँ पे, उससे उल्टा होने लगेगा। मतलब ए वाले फिगर में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जा रहे थे जिंक से कॉपर और जो करंट था वो जा रहा था कॉपर से जिंक। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जाएंगे कॉपर से जिंक और जो करंट जाएगा वो जाएगा जिंक से कॉपर की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली ये थॉट रहेगा हमारा इसका, ठीक है। तो जो जिंक होगा वो डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे और जो कॉपर होगा वो डिसॉल्व होगा कॉपर इलेक्ट्रोड से, ठीक है भैया। मतलब कि जो ऊपर हो रहा था उसका जस्ट उल्टा होने वाला है, ठीक है, ए फिगर से। अब देख लेते हैं भाई गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो कि हमने पहले भी मेंशन कर चुके हैं, क्लास 11th में अपन पढ़े थे यूनिट 8 में। गैल्वेनिक सेल जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसी भी एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इस डिवाइस में क्या करते हैं, गिव्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। जो गिव्स एनर्जी होती है किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनियस होगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में, जिसको फिर हम बाद में यूज कर सकते हैं किसी एक मोटर को रन करने में या तो फिर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल गैजेट को चलाने के लिए, जैसे कि हीटर हो गया, फैन हो गया, गीजर हो गया एंड सो ऑन। डैनियल सेल जो होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है अभी ऊपर ही लास्ट पेज में, कि भाई वो क्या करता है, कॉपर जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स मी Zn2 प्लस प्लस Cu। ये उसका बेसिक रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का जो है वो रिडक्शन हो रहा है और जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब इसको मैं दो हाफ रिएक्शंस में ब्रेक कर देता हूँ, जिसमें कॉपर वाला रिएक्शन ये हो जाएगा जो मैं बोलता हूँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये हो गया जिंक वाला यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है भाई। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये अलग अलग पोर्शन में आकर होते हैं किसी भी एक डैनियल सेल के, ठीक है। और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो कॉपर इलेक्ट्रोड पे होगा और जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो जिंक इलेक्ट्रोड पे होगा, ठीक है भाई। दो अलग पोर्शन होते हैं सेल में, इनको हम हाफ सेल बोलते हैं या तो फिर रिडॉक्स कपल बोलते हैं। जो कॉपर होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड को हम रिडक्शन हाफ सेल बोल सकते हैं और जिंक इलेक्ट्रोड को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं। हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो गैल्वेनिक सेल है उनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डैनियल सेल के थ्रू और डिफरेंट हाफ सेल ले सकते हैं। हर एक हाफ सेल के पास एक मेटालिक इलेक्ट्रोड होगा जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप होगा। दो हाफ सेल जो है वो आपस में कनेक्टेड होंगे थ्रू मेटालिक वायर, थ्रू अ वोल्टमीटर एंड अ स्विच। एक स्विच एक्सटर्नली भी हम उसमें लगाते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, दो हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, मतलब कि मान लो ये दो हाफ सेल है, इनके जो दो इलेक्ट्रोलाइट होंगे ये थ्रू सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये आपस में एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होंगे जो हमने फिगर 3.1 में देख चुका है। कभी कभी क्या होता है, दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सेम ही सोल्यूशन में रहते हैं, तो इसीलिए उस केस में हमको यूज नहीं करना पड़ता है क्या, सॉल्ट ब्रिज का। जो इलेक्ट्रोड इंटरफेस है उसकी एक टेंडेंसी होती है, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल। जो मेटल की टेंडेंसी होती है मेटल आयंस की, वो होती है कि वो मेटल आयन क्या करता है, सॉल्यूशन से डिपॉजिट होता है मेटल इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोड पे क्या जा रहे हैं, मेटल आयंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होंगे तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर दें। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है, जो मेटल एटम्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रोड के, उनके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो मेटल इलेक्ट्रोड से निकल के सोल्यूशन में जाएं। तो यहाँ से जो मेटल आयन होते हैं वो इलेक्ट्रोड पे जाते हैं और इलेक्ट्रोड से जो मेटल एटम्स होते हैं वो निकल करके कहाँ जाते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये उसको पॉजिटिव बनाते हैं इलेक्ट्रोड्स को, और इलेक्ट्रोड से जो निकल के जा रहे हैं वो उसको नेगेटिव बनाते हैं। तो एक ऐसी टेंडेंसी या एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहाँ पर दोनों के दोनों क्या होता है,
मतलब कि इधर से उधर जाने वाले, उधर से इधर आने वाले दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे सेपरेशन ऑफ चार्ज कुछ भी नहीं होता है, और ये डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ द टू ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इनकी टेंडेंसी को देखते हुए हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, किसके, सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है दो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रोड के बीच में नहीं, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सारी की सारी स्पीशीज जो इन्वॉल्व होती है हाफ सेल में, वो अगर यूनिटी हो जाए तब जो मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल रहा है उसको मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलता हूँ? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर मैं IUPAC की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको हम आजकल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो जो हाफ सेल होता है इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जो जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और ये एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन। दूसरा वाला जो हाफ सेल होता है जिसमें कि क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस होता है, उसको हम बोलते हैं कैथोड, और ये पॉजिटिव होता है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, यानी कि ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूशन, एज विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, दो जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं उनके बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जैसे ही हम उसको जो स्विच होता है उसको हम ऑन पोजीशन पे लेके आते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के। यानी कि ऊपर भी मैंने बताया था, जब मैं शुरुआत में गैल्वेनिक सेल के केसेस पढ़ रहा था तब मैंने बताया, सॉरी डैनियल सेल के केसेस पढ़ रहा था, तब मैंने बताया था कि अगर जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में गैल्वेनिक सेल में, उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। और इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में। जो सेल पोटेंशियल होता है ये डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स के बीच में, या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, किसके, कैथोड और एनोड के बीच में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF ऑफ द सेल। कब? जब इसमें से कोई भी करंट नहीं, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब ना हो, तब इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं सेल EMF या सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब हम इसको, ये एक एक्सेप्टेड कन्वेंशन बन चुका है कि अब मैं उल्टा बैठा हूँ, इसलिए अब थोड़ा समझना पड़ेगा तुम लोगों को। जो लेफ्ट है, लेफ्ट तरफ क्या होता है भैया? मेरा राइट हैंड है बट तुम लोग को लेफ्ट देखना है, लेफ्ट की तरफ दिख रहा होगा तुम लोग को। ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट तरफ मैं एनोड रखता हूँ और राइट तरफ में रखता हूँ क्या? कैथोड। ठीक है, ये एक एक्सेप्टेड कन्वेंशन है। ठीक है, किसी भी गैल्वेनिक सेल में, जो गैल्वेनिक सेल है जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, हम उसमें एक वर्टिकल लाइन पुट करते हैं, किसमें? दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं जो सॉल्ट ब्रिज के लिए। ठीक है, इस कन्वेंशन में जो EMF ऑफ द सेल होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो पोटेंशियल होता है हाफ सेल का वो राइट हैंड साइड पे दिया जाता है, माइनस पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। देखो, अगर तुमको E ऑफ सेल निकालना है तो तुमको E ऑफ राइट वाला, मतलब कि E ऑफ एनोड, नहीं, E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट, या तो फिर E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, ऐसे तुम E ऑफ सेल निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई जैसे मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ, सेल रिएक्शन हो गई मेरे पास, Cu + 2Ag + वुड गिव मी Cu2+ + 2Ag। देखो भैया, अब मैंने यहाँ पे 2 इसीलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि देखो कॉपर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कॉपर क्या कर रहा है? नहीं, कॉपर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? जिंक क्या लेगा? सिल्वर लेना पड़ेगा, Ag को लेना पड़ेगा, लेकिन Ag एक है तो मैं क्या करूंगा? Ag को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे 2Ag, तो अब Ag2+ यानी कि 2 × 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर तो 2 दे ही रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए किया है मैंने। तो अब मैं देख लेता हूँ हाफ सेल रिएक्शंस। देखो, ये Cu का यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2 हो गया, मतलब इसका हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। Ag का यहाँ +1 था, यहाँ 0 हो गया, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कम की तरफ गया है, तो इसका क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। तो अगर मैं कैथोड पे देखूं, यानी जहाँ पे रिडक्शन होता है,
तो हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव मी 2Ag। अगर मैं एनोड पे देखूं जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो वहां मैं लिखूंगा Cu सॉलिड वुड गिव मी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं 3.5 इक्वेशन नंबर 3.5 और 3.6 को ऐड करूंगा तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी सेल रिएक्शन की, जहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ कैथोड रिएक्ट करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ एनोड एक्ट करेगा। जो टोटल सेल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये Cu हो गया, Cu2 प्लस आयन एक्वस में इतना करते हैं, फिर एक ब्रिज टाइप का यानी कि एक डबल डैश बनाते हैं ऐसे, और फिर लिख देते हैं Ag प्लस और Ag। ठीक है, अब कन्वेंशन क्या बोलता था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे मैं किसको लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखूंगा एनोड को। देखो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा है एनोड, Cu2 प्लस वाला ये एनोड, और राइट हैंड साइड में लिखता हूँ कैथोड को। ठीक है, तो E ऑफ सेल अपन क्या लिख सकते हैं, E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट, यानी कि E ऑफ Ag प्लस Ag माइनस E ऑफ Cu2 प्लस Cu। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो भाई पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल सेल जो है, अलग अलग सेल का हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, हम उसको किसी के रेस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। अकेला पोटेंशियल डज नॉट मैटर एनीथिंग। ठीक है, तो वी कैन मेजर, हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं किसी भी दो हाफ सेल के बीच में। ठीक है, जो कि EMF ऑफ सेल देता है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक पोटेंशियल को चूज करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल को चूज करते हैं। ठीक है, फिर उसको then that of the order can be determined with respect to this। हम किसी भी एक ऐसी चीज को चूज करते हैं और उसको 1 नाम दे देंगे, मतलब कि उसका जो चीजें हैं वो हम 1 मान लेंगे, और फिर उसके या 0 मान लेंगे, उसको हम 0 मान लेंगे, और फिर उसके रिस्पेक्ट में बाकी चीजों को हम डिटरमाइन कर देते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम बाकियों का पोटेंशियल नाप लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो ये कन्वेंशन है कि भाई हाफ सेल जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानते हैं, जिसको हम 0 दे देते हैं, 0 पोटेंशियल जिसको दे देंगे सारे के सारे टेम्परेचर्स पे। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम भाई, Pt यानी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा, H2 और H+। ठीक है, और इसको हमने असाइन करके रखा है क्या, 0 पोटेंशियल सारे के सारे टेम्परेचर पे। देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE ये यहाँ बना भी हुआ है, जहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटिंग ऑन प्लैटिनम फॉइल होती है। यहाँ से हम H2 गैस देते हैं किस पे, 1 बार पे। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये डिप्ड होता है किसमें, एसिडिक सोल्यूशन में, और प्योर हाइड्रोजन गैस जो है इसमें बबल की जाती है। ठीक है, फिर मैं देखूं तो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का, बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी कि रिड्यूस्ड हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन का भी, इसको हम मेंटेन करके रखेंगे यूनिटी पे। किस पे, यूनिटी पे मेंटेन करके रखेंगे। इसके बाद देख लेता हूँ तो ये क्या एम्प्लाई करता है, ये बताता है कि जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का वो 1 बार है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयंस का सोल्यूशन में वो 1 मोलर है। तो इसको मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE। अगर मैं बात करूं एट अबाउट 298 केल्विन, अगर मैं 298 केल्विन पे बात करूं तो जो EMF ऑफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह लेते हैं, यानी कि इसको हम बना लेते हैं एक रेफरेंस हाफ सेल, और दूसरा जो हाफ सेल हमको चाहिए उसको हम कैथोड बना लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अब 2 हाफ सेल हो गए। एक हाफ सेल को मैंने क्या कर दिया, 0 मान लिया, यानी SHE इसका पोटेंशियल 0 है। तो अब जो भी पोटेंशियल आएगा वो मुझे इसका पोटेंशियल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हम क्या करते हैं, जिसका भी नापना होता है उसका इसके थ्रू यानी SHE के थ्रू हम मेजर कर लेते हैं, और फिर जिनका नापे हैं उन सबको कंपेयर कर लेते हैं एक साथ। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन है, देखो अब क्या है, बाय टेकिंग द एज एनोड, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे देता है दूसरे वाले हाफ सेल का। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्पीशीज इन द राइट हैंड सेल हाफ सेल आर यूनिटी, देन द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो अगर मैंने जो स्पीशीज लिया हुआ है जिसका मुझे नापना है, ठीक है, जिसका मुझे नापना है, जिसको मैंने क्या बनाया था, एनोड बनाया था, जिसको मैंने कैथोड बनाया था, ठीक है, जिसको मुझे नापना है, अगर उसमें जो सारी की सारी स्पीशी है यानी कि स्पीशीज है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों के दोनों है, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूनिटी बना के रखा है, इनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी बना के रखा है, तो ये जो पोटेंशियल आता है सेल पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम नाम देते हैं E0R। कैसे शो करते हैं, E0R ऐसे।
तो ई नॉट का निकालने का तरीका है ई नॉट ऑफ आर यानी राइट वाला माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट वाला। अब मुझे पता है कि ई नॉट ऑफ लेफ्ट जो है वो हाइड्रोजन है और इसका जो होता है सेल पोटेंशियल 0 होता है, तो ई नॉट ऑफ एल हो जाएगा 0, तो ई नॉट आर आ जाएगा, ई नॉट आ जाएगा ई नॉट आर के बराबर, ई नॉट आ जाएगा ई नॉट आर के बराबर, मतलब कि जो मुझे चाहिए है ई नॉट वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ईएमएफ ऑफ, तो अगर मैं बात करूं कॉपर की, ठीक है, तो यहाँ में मैंने कॉपर का एग्जांपल, देखो मैं इसको कैसे बताता हूँ, ऐसे जहाँ पे जो हाइड्रोजन है H+ उसका रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिटी है, यानी और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर है यानी कि यूनिटी है, और प्रेशर जो है 1 बार है। कॉपर में भी, कॉपर Cu2+ आयन में भी जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है ये 1 मोलर है यानी कि यूनिटी है। तो ये मिला है मुझे 0.34 वोल्ट के आसपास आता है। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है यानी कि यूनिटी हमने मेंटेन करके रखा है। तो कॉपर में क्या होगा भाई, Cu2+ 1 मोलर पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव मी Cu कॉपर। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, मैंने दूसरा भी ईएमएफ मेजर कर किया है, तो भाई अगर मैं प्लैटिनम की बात करूं, मतलब कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में हाइड्रोजन ले लूं, तो ये बन जाएगा मेरा SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इस तरफ मैंने ले लिया है Zn2+, जिंक आयन का मुझे नापना है जिंक का, तो Zn2+ 1 मोलर पे मैंने मेंटेन करके रखा है यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जिंक में, तो फिर यहाँ पे मेरे को जो वैल्यू आती है वो आती है -0.76 किसके कोरस्पॉन्डिंग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और ये क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में आई है, और ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर यानी कि यूनिटी मान करके चला हूँ और मेंटेन करके रखा है मैंने। तो इसका जो हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा Zn2+ एट एक्वस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी जिंक। अब देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव 0.34 क्यों आया और यहाँ पे मैंने -0.76 क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आई है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फर्स्ट केस में यानी कि कॉपर के केस में, वो ये चीज सिग्निफाई करता है कि जो Cu2+ आयंस हैं ये आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं एज कंपेयर टू H+ आयंस। द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट अकर, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है वो कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, या अल्टरनेटिवली मैं कह सकता हूँ कि जो हाइड्रोजन गैस है वो रिड्यूस कर सकती है किसको, कॉपर आयंस को, लेकिन कॉपर आयंस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है ना, किसमें, स्टैंडर्ड कंडीशन डिस्क्राइब्ड अबव, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। फिर बात कर लेते हैं, तो इसीलिए जो कॉपर है वो HCl में डिसॉल्व नहीं होता है। इन नाइट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रेट आयन को, हाइड्रोजन को नहीं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, जो मुझे सेकंड केस में यानी कि जिंक के केस में मिलती है, वो ये सिग्निफाई करती है कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं जिंक को। ठीक है, लेकिन जिंक हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस कन्वेंशन में अगर मैं देखूं तो जो हाफ सेल होगी डैनियल सेल की 3.1 इक्वेशन जो थी हमारा फिगर 3.1, लेफ्ट इलेक्ट्रोड जिंक का लिया है मैंने Zn गिव्स मी Zn2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट इलेक्ट्रोड मैंने लिया है Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव मी कॉपर Cu। ओवरऑल रिएक्शन में देखूं तो मुझे ये दोनों रिएक्शंस को सम कर देना चाहिए, तो मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ EMF ऑफ सेल यानी कि E नॉट ऑफ सेल, तो मैं लिख सकता हूँ E नॉट ऑफ R राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। E नॉट ऑफ R यानी कि कॉपर वाले की क्या आई थी 0.34 वोल्ट, और E नॉट ऑफ लेफ्ट यानी कि जिंक वाले का कितना आया था -0.76। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और मेरे पास जो मैं तब बोल रहा था कि E नॉट इसका मतलब कि इसका जो EMF आता है 1.1 वोल्ट आता है, या इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 1.1 क्यों आता है, ऐसे आता है, जिस प्रोसेस से हमने उसको निकाला था। कभी कभी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना उसको हम प्लैटिनम या गोल्ड नोबल मेटल से बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन अपना सरफेस दे देते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस को होने के लिए, और इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन के लिए ये अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, प्लैटिनम को मैं यूज़ करता हूं हाफ सेल में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मैंने यूज़ किया है प्लैटिनम H2H+,
ठीक है। तो हाफ सेल अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा क्या, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2। यहाँ पे प्लैटिनम जो है उसने कहीं पे भी क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं किया है। ब्रोमीन इलेक्ट्रोड अगर मैं लूँ यानी कि Pt और Br2 Br माइनस H टाइप से जाऊँ तो हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Br माइनस। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए जहां मैंने इलेक्ट्रोड किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कुछ सिलेक्टेड हाफ सेल है उनकी टेबल नंबर 3.1 में दी हुई है। देखो वो जो टेबल है सबको पता है, इसके नेक्स्ट पेज पे टेबल आने वाली है। वो टेबल याद करने की जो ट्रिक है वो मैं बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, 2-3 ट्रिक्स बताऊंगा, तो जिससे आपको याद हो रहा आप उससे याद कर सकते हो। ठीक है, अगर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अगर वो ग्रेटर देन 0 है यानी कि वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में जो उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव है तो उस केस में हाइड्रोजन गैस जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फ्लोरीन के लिए वो सबसे ज्यादा है, मतलब कि टेबल के सबसे ऊपर फ्लोरीन आता है। इसका मैक्सिमम पॉजिटिव क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे हमको ये पता चलता है कि भाई जो फ्लोरीन गैस यानी F2 उसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है कि वो रिड्यूस हो किसमें, F माइनस आयंस में। इसीलिए फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन जो फ्लोराइड आयन है, जो फ्लोराइड आयन है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब बात कर लेते हैं लिथियम की। लिथियम जो है वो लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका, इंडिकेटिंग कि जो लिथियम आयन है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन जो लिथियम मेटल होगा वो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम ये देखते हैं कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में कि हम ये देखते हैं भाई, ट्रेंड देखते हैं कि भाई जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ टेबल में तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब सॉरी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्पीशी है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा और जो राइट हैंड साइड पे जो स्पीशी है उसका रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये होता है जनरल ट्रेंड। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो एक्सटेंसिवली हम यूज करते हैं किसमें, डिटरमाइनिंग ऑफ पीएच किसी भी सॉल्यूशन की, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में और कुछ अलग और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस करने में। आगे देखते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करने। अब देख लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन। अच्छा पहले टेबल देख लें क्या, ठीक है पहले टेबल देख लेते हैं। देखो ये टेबल है, सबसे ऊपर फ्लोरीन, कोबाल्ट, फिर H2O2। अब देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं ही है इसमें, लेकिन एक बार टेबल पढ़ना है। अब ये कुछ है, देखो इसमें लिखा आ रहा है जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो राइट हैंड साइड पे जो है उसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने का तरीका की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, तो ये जो टेबल है अब इसको मैं याद करने की ट्रिक्स खोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहली ट्रिक देख लेते हैं भाई। पहली ट्रिक ऐसी है कि हम देखो, अब इसमें जब हम ट्रिक याद करते हैं तो हम जो वो वहां पे जो एनसीईआरटी में टेबल दी है वो उल्टी बनी है, हम ये मान के चलेंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा ही याद करते हैं, जहां भी आप जाओगे तो यही ट्रिक्स मिलेंगी। सबसे पहली ट्रिक देख लेते हैं भाई। लिटिल किटी कैनेडियन स्टार मेड ऑल जेब्रा इन सिडको निक टाउन लाइक हिज कार कम माई सिस्टर प्ले गोल्फ। रिपीट कर देता हूं, लिटिल किटी कैनेडियन स्टार मेड ऑल ज़ेब्रा इन सिडको निक टाउन लाइक हिज कार कम माई सिस्टर प्ले गोल्फ। भाई देखो, लिटिल मतलब कि लिथियम, किटी मतलब पोटाशियम
कैनेडियन मतलब कि कैल्शियम, स्टार मतलब कि एस सोडियम, मेड मतलब कि मैग्नीशियम, ऑल मतलब कि एल्यूमिनियम, जीब्रा मतलब जिंक, इन मतलब आयरन यानी फेरिक या फेरस, सिडको मतलब कि कैडमियम Cd, निक मतलब कि निकल, टाउन मतलब कि टिन से टिन Sn, लाइक मतलब कि लेड, हिज मतलब कि हाइड्रोजन, कार मतलब कि कॉपर, और कम का कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ राइम क्रिएट करने के लिए है। Hg मतलब माय मतलब Hg, सिस्टर मतलब कि सिल्वर यानी कि Ag, प्ले मतलब कि प्लैटिनम यानी कि Pt, और गोल्फ मतलब कि गोल्ड मतलब कि Au। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एक और टेक्निक होगी इसकी, वो भी हम देख लेते हैं। ये हो गई ट्रिक नंबर 2 अगर मैं देखूं तो ये जो ट्रिक है ये है लाइक किंग्स कैन नॉट मेक अ ज़ीब्रा केज इन कोल्ड नाइट टू पॉप हाइड्रोजन कुकू। आई फेंटेड एज ही बॉट क्लोरीनेटेड गोल्ड फ्रॉम। देखो, लाइक मतलब कि लिथियम, किंग्स मतलब कि पोटाशियम, कैन मतलब कि कैल्शियम, नॉट मतलब कि सोडियम, मेक मतलब कि मैग्नीशियम, ए मतलब कि एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा मतलब कि जिंक, केज मतलब क्रोमियम, इन मतलब कि आयरन, कोल्ड मतलब कि कैडमियम, नाइट मतलब निकल, टू मतलब टिन, पॉप यानी Pb, हाइड्रोजन इज H, कुकू मतलब कि कॉपर, आई मतलब कि आयोडीन, फेंटेड यानी कि Fe, As मतलब कि Ag, He मतलब फिर से वही हीलियम, बॉट मतलब कि Br ब्रोमीन, क्लोरीनेटेड मतलब कि क्लोरीन, गोल्ड मतलब कि Au, फॉर मी मतलब कि F। फिर से देख लेते हैं। लाइक किंग्स कैन नॉट मेक अ ज़ीब्रा केज इन कोल्ड नाइट टू पॉप हाइड्रोजन कुकू। आई फेंटेड एज ही बॉट क्लोरीनेटेड गोल्ड फॉर मी। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये हो गई ट्रिक नंबर 2। अब देख लेते हैं ट्रिक नंबर 3। ठीक है, तो इस ट्रिक के हिसाब से है, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन, मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। ये थोड़ी सी इजी है, फिर से पढ़ लेते हैं। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन, मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। पॉपुलर मतलब कि पोटाशियम, साइंटिस्ट मतलब कि सोडियम, कैन मतलब कि कैल्शियम, मेक मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब कि एल्यूमिनियम, जेड मतलब कि जू मतलब कि जिंक, इन मतलब कि आयरन, लो मतलब कि लेड, ह्यूमिड मतलब कि हाइड्रोजन, ये होगा कोबाल्ट, मरकरी है फिर होगा सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। ठीक है, काफी इजी थी ये, आगे देख लेते हैं और। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या भैया, एक और है भैया। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई टेस्ट लाइक हॉट चॉकलेट स्वीट क्रीम। इस टाइप से हम कर सकते हो। ठीक है, जो तीसरे नंबर का सी होगा वो कॉपर है, फिर कैल्शियम है और फिर कार्बन है। ये बस याद करना पड़ेगा इस ट्रिक में। इसको याद करने के लिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई टेस्ट लाइक हॉट चॉकलेट स्वीट ग्रीन पास्ता। 4 ट्रिक्स बता दिए मैंने, 4। क्या 5 भी चाहिए? ठीक है, एक और ढूंढ लेता हूँ। एक जो पुरानी वाली इसके जस्ट पहले देखी उसी का एक मॉडिफिकेशन है, तो मैं देख रहा हूँ ट्रिक नंबर 5, मॉडिफाइड फ्रॉम ट्रिक नंबर 4। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, इसको देख लेते हैं। प्लीज मतलब कि पोटाशियम, स्टॉप यानी कि सोडियम, कॉलिंग मतलब कि कैल्शियम, मी मतलब कि मैग्नीशियम, ए मतलब कि एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा मतलब कि जिंक, इंस्टीड मतलब आयरन, ट्राई मतलब टिन, लर्निंग मतलब लेड, हाउ यानी कि हाइड्रोजन, कॉपर यानी कॉपर, सेव्स यानी सिल्वर, गोल्ड मतलब गोल्ड। आई होप इट हेल्प यू। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप इनमें से कोई भी 5 ट्रिक बताई है मैंने, 5 उनमें से किसी भी एक ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं भाई नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में हमने देखो, पहले हम क्या एज्यूम करते थे कि जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं सारी की सारी स्पीशीज की जो हमें रिएक्शंस में इन्वॉल्व है वो सब यूनिटी है, लेकिन हर बार ऐसा होना ट्रू नहीं है ना, कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे ले सकता हूँ, हो सकता मैं। ठीक है, तो नर्स्ट ने हमको ये बताया कि कोई भी एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, मान लो Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन्स, m जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी कंसेंट्रेशन पे हम उसको मेजर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस टाइप से, इस टाइप से E Mn प्लस m is equals to E naught minus RT by NF log of M upon Mn plus। यहाँ पे हमने ये सीखा था किसमें, इक्विलिब्रियम में, कि जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं सॉलिड
सब्सटेंस की यानी सॉलिड मेटल की, वो मुझे यूनिटी लेना है, इसीलिए ई एम एन प्लस एम ई नॉट ऑफ एम एन प्लस एम माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ 1 अपॉन एम एन प्लस, ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ एम एन प्लस। तो भाई ई नॉट हम निकालना पहले ही देख चुके हैं। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एफ जो है वो फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96487 कूलाम पर मोल। जो टी है वो टेम्परेचर है लेकिन केल्विन में, और एम एन प्लस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज एम एन प्लस, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। ये तो मैंने 5 ट्रिक बता दिए, याद कर लेना। अगर कोई भी डैनियल सेल्फ है जो हमने पहले पढ़ा था जिसमें हम कॉपर और जिंक को यूज करते हैं, अगर हमको उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चाहिए किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसकी, CO2+ और जिंक 2+ की, तो हम लिख सकते हैं भाई, कैथोड का मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, कैथोड का मैं लिख सकता हूँ E of CO2+ Cu लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, E of CO2+ Cu is equals to E naught of CO2+ Cu minus RT upon log of 1 upon Cu2+ aqueous concentration of CO2+ ions। नेक्स्ट अगर मैं एनोड का रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, E of Zn2+ Zn minus E naught माइनस RT by N RT by 2F। देखो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे रिएक्शन में। इस रिएक्शन में मैं देख रहा हूँ कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो इसमें n का हो जाएगा वैल्यू 2, ठीक है। तो इसमें हम n की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो RT by 2F log of 1 upon Zn2+ aqueous। जो सेल पोटेंशियल होगा E ऑफ सेल, उसको हम लिख सकते हैं E ऑफ राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, यानी E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, ठीक है, या तो फिर E ऑफ कॉपर माइनस E ऑफ Zn। तो वही मैंने यहाँ पे किया, देख लो भाई, वही मैंने किया यहाँ पे। तो नेक्स्ट में क्या देख रहा हूँ भाई, वही E नॉट ऑफ CO2+, वही जो ऊपर की जो 3.9 इक्वेशन और 3.10, तो मैंने 3.9 माइनस 3.10 किया हुआ है। तो मैंने कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दी हैं, और हमको पता था क्या, E नॉट ऑफ सेल होता था E ऑफ राइट माइनस लेफ्ट, तो इसका मैंने यूज किया, ये हो गया E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ E नॉट ऑफ सेल से, तो E ऑफ सेल आ जाएगा E नॉट ऑफ सेल माइनस RT by 2F log ऑफ Zn2+ ions Zn2+ कंसेंट्रेशन अपॉन Cu2+ कंसेंट्रेशन। अब भाई ये जो वैल्यू आई है E ऑफ सेल की, ये डिपेंड करती है कंसेंट्रेशन किसका, कॉपर 2+ आयंस का, एज वेल एज कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयंस। हमने ये देखा है कि भाई इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे कॉपर 2+ की आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि ये जो पूरा नंबर है, ये वाला, ये पूरा की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं ये पूरे की वैल्यू घट जाएगी, ये पूरे की वैल्यू घट जाएगी, तो इससे कम चीज रिड्यूस होगी E नॉट ऑफ सेल से, तो वैल्यू ज्यादा आएगी। लेकिन जैसे जैसे किसकी Zn2+ की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, किसकी Zn2+ की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, वैसे वैसे फिर से ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, ये वैल्यू छोटी होगी तो उससे कम चीज रिड्यूस होगी, ठीक है, तो फिर से वैल्यू इंक्रीज होगी। तो भाई कॉपर का इंक्रीज होना चाहिए और जिंक को डिक्रीज होना चाहिए। अगर हम इसको कन्वर्ट, जो हमारा ऊपर जो नेचुरल लॉगरिथम है, इसको अगर हम लॉगरिथम टू द बेस 10 ले लें तो हमको 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम वो मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू और टी, यानी कि टी को हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लेते हैं, यानी 298 केल्विन, या रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड नहीं, रूम टेम्परेचर ले रहा हूँ मैं 298 केल्विन। तो फिर ये जो इक्वेशन है ये हो जाती है E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 by 2 log ऑफ Zn2+ अपॉन Cu2+ कंसेंट्रेशन। हमको ये याद रखना है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उनका सेम रहना चाहिए, n सेम रहना चाहिए, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, यानी कि इफेक्टिव 0 रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसी एक दूसरे सेल की, यानी निकल और सिल्वर ले रहा हूं मान लो मैं, तो यहाँ पे देखो निकल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, निकल 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और Ag सिर्फ 1 ही ले रहा था, निकल 2 दे रहा था, Ag सिर्फ 1 ही ले रहा था, तो हमने यहाँ Ag को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। तो नर्स्ट इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ RT by 2F log ऑफ निकल 2+ अपॉन Ag2+ का स्क्वायर। भूलना मत, किसी भी एक कोई भी एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, मान लो AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, जहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, तो नर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT by NF log Q। यहाँ पे Q हो जाता है क्या, रिएक्शन कोएफिशिएंट, याद है
C की पावर C, D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नर्स्ट इक्वेशन। एग्जाम्पल है भाई, तो रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। Mg फिर 2Ag, Ag का कंसंट्रेशन दिया है, Ag प्लस आयन का, यहाँ पे Mg 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, E ऑफ सेल निकालना है अगर E नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है, तो यही नर्स्ट इक्वेशन हम लगा देंगे, ये वाली E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT बाई NF लॉग ऑफ C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। तो अगर मैं ये लगाता हूँ, पहले तो मैंने सेल लिख लिया ऐसा, Mg 2 प्लस 0.130, याद है कि हम लेफ्ट में किसको लिखते थे और राइट को किस में लिखते थे, बस वो याद है तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने राइट में किसको लिखा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट में जिसका सॉरी लेफ्ट में हम किसको लिख रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट में हम किसको लिख रहे हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था लेकिन सिल्वर सिर्फ एक ही ले रहा था, तो सिल्वर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT बाई 2F। अब ये जो RT बाई F है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 0.059 से, लॉग ऑफ, अब ये लॉग 10 हो जाएगा, ln की जगह हो जाएगा लॉग Mg 2 प्लस अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वैल्यूज पुट कर देंगे जैसे ऊपर दिए, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 2.96 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। भाई देखो, इफ द सर्किट इन डैनियल सेल, जो डैनियल सेल का सर्किट था, अगर हम उसको क्लोज कर दें, तो भाई हम एक रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं कि Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स मी Zn2 प्लस और Cu। देखो भाई, जैसे जैसे टाइम पास होता है, मतलब कि टाइम पासेस, ठीक है, टाइम पास नहीं, टाइम पासेस, ठीक है, वो थोड़ा सा समझो। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा Zn2 प्लस का वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो Cu2 प्लस का वो डिक्रीज होता जाएगा। एट द सेम टाइम जो वोल्टेज होगा सेल का वो रीड करता जाएगा, वोल्टीमीटर उसको रीड करता जाएगा और वो डिक्रीज होता जाएगा। कुछ समय बाद हम ये नोट करेंगे कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है किसकी कंसेंट्रेशन में, कॉपर के ना जिंक के, यानी कि एक वोल्टीमीटर 0 रीडिंग दे देगा और एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। अब हम इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। अब हम किस टाइम के लिए लिख रहे हैं, जब उसका जो वोल्टमीटर है, जो वोल्टमीटर हमारा जो ऐसे डिफ्लेक्शन देता है वो 0 पे स्टॉप हो गया है, यानी कि E ऑफ सेल 0 हो जाएगा, E ऑफ सेल 0 हो जाएगा। मतलब कि नर्स्ट इक्वेशन लिख करके हम उसको 0 से इक्वेट करेंगे। कैसे, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F लॉग ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, या तो फिर E नॉट ऑफ सेल, इसको हमने इस तरफ कर दिया तो E नॉट ऑफ सेल आ जाएगा मेरे पास। यही इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूं तो भाई Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस ये हो जाएगा Kc, ठीक है, Kc फॉर रिएक्शन 3.1, वो जो सबसे पहले पढ़ा था, या तो फिर यही जो ऊपर लिखा है ये 3.1 है, ठीक है। तो फिर टेम्परेचर कितना ले लूंगा मैं, 298 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर। इसके बाद अगर मैं E नॉट देखूं तो 0.059 अपॉन 2 V लॉग ऑफ Kc, इसकी वैल्यू 1.1 आ रही थी, जैसा कि हमको पता है, हमने 2 बार निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू। तो फिर लॉग ऑफ Kc कितना आ जाएगा, 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.059 वोल्ट, ठीक है। तो लॉग ऑफ Kc की वैल्यू आती है 37.288, तो Kc की वैल्यू आती है 2 इंटू 10 टू द पावर 37 एट अबाउट 298 केल्विन, ठीक है। जनरली अगर मुझे लिखना है तो फिर मैं ये लिखूंगा कि भाई E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ Kc। इक्वेशन 3.14 जो है ये रिलेशनशिप देती है किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी एक रिएक्शन के और स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसी भी एक सेल का, जो रिएक्शन उसमें टेक प्लेस हो रहा है। इसीलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का दूसरे और तरीके से निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं E नॉट की वैल्यूज सेल की, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी हो गया था हमारे लिए। फिर इसके बाद एग्जाम्पल 3.2 कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास N की वैल्यू है और मैं ये वाला जो इक्वेशन मैंने अभी पढ़ा है ये 3.14, इसको मैं लगा दूंगा। तो इसको मैं कैसे लगाऊंगा, E नॉट ऑफ सेल मेरे को पता हुआ है, दिया हुआ है 0.46, 0.059 बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू लॉग Kc, तो 0.46 से इक्वेट किया, लॉग Kc किया, फिर लॉग लगा दिया कुछ वैल्यूज से, तो 3.92 इंटू 10 टू पावर 15 आ गया मेरे पास Kc का वैल्यू। अब देख लेते हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन
in 1 second is equal to electrical potential multiplied by total charge passed। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास्ट। ठीक है, यानी कि VIT नहीं QV इक्वल टू QV, W इक्वल टू QV। टाइम 1 सेकेंड है, इसलिए T को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। इफ यू वांट टू ऑब्टेन मैक्स, अगर हमको मैक्सिमम वर्क डन चाहिए तो चार्ज जो रहना चाहिए उसको हमको रिवर्सिबली पास कराना पड़ेगा। ठीक है, जो रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल है उसका इक्वल टू होता है क्या, डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। इसीलिए जो EMF ऑफ सेल है E एंड NF इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड एंड डेल्टा G इज द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कहने का तात्पर्य डेल्टा G ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NF E ऑफ सेल। हमको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई E ऑफ सेल जो है वो एक इंटेंसिव पैरामीटर है, लेकिन डेल्टा जो है G जो है वो एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। इसकी जो वैल्यू है वो N पे डिपेंड करती है, इसीलिए हम उसका रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर हम उसका रिएक्शन लिखेंगे तो Zn प्लस CO2 प्लस गिव्स अस Zn2 प्लस Cu, यानी कि डेल्टा G ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे -2 Fe। लेकिन जब हम रिएक्शन लिखते हैं 2Zn प्लस 2 Cu2 प्लस, हमने मान लो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेल्टा G क्या हो जाएगा, -4 Fe ऑफ सेल। अगर कंसेंट्रेशन जो है सारी की सारी स्पीशीज का यूनिटी है, तब हम जो लिखेंगे तो क्या होगा, E ऑफ सेल हो जाएगा E नॉट ऑफ सेल, और उस केस में डेल्टा G नॉट ऑफ रिएक्शन आएगा NF E नॉट ऑफ सेल। तो अगर हम मेजर कर रहे हैं E नॉट ऑफ सेल से डेल्टा G नॉट, तो फिर हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ठीक है, और फिर जो बाद में है, मतलब कि जो डेल्टा G नॉट हम निकाले हैं उससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू, जो हम लिख सकते हैं डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT लॉग K। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3.3, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। बहुत बढ़िया, SCP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, यानी कि इसके जो कंसंट्रेशन है वो सब यूनिटी पे है। तो हमको बहुत ही अच्छे से एक इक्वेशन याद है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे N हो जाएगा 2, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन है। F की वैल्यू कितनी होती है, 96487 कूलम पर मोल। E नॉट ऑफ सेल भी दिया हुआ है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जो अपन आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट करो, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा और समझा भी दूंगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो भाई जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, तो हमको कुछ टर्म्स मालूम होना जरूरी है। पहला है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हम R से शो करते हैं। इसका यूनिट तो रेजिस्टेंस का सब जगह ओम ही होता है, तो यहाँ पे भी ओम है। इसकी SI यूनिट है kg मीटर स्क्वायर अपॉन S क्यूब एरिया का स्क्वायर। हम ये मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो हम फिजिक्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो हमको ये पता चलता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो फिर जो इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो रो आता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका जो SI यूनिट होता है वो आता है ओम मीटर, और हम इसको कभी कभी इसके सब मल्टीपल यानी ओम सेंटीमीटर भी यूज करते हैं। IUPAC ने हमको ये रिकमेंड किया है कि रेजिस्टिविटी को हम यूज करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वर्ड को हम नहीं यूज करेंगे। तो सारी की सारी जो पूरी बुक है इसके बाद का चैप्टर हम उसमें रेजिस्टिविटी यूज करेंगे। फिजिकली अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टिविटी किसी भी एक सब्सटेंस की रेजिस्टेंस की वो वैल्यू होती है जब उसका जो लेंथ होता है वो 1 मीटर हो जाता है, और एरिया का क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर मीटर तो बदल लोगे, जो इनवर्स रेजिस्टेंस है, सॉरी लाइट बोल हो गई, आगे का बाद में कंटिन्यू करेंगे।
ओके, तो कंटिन्यू करते हैं भाई। तो भाई अपन देख लेते हैं कि कंडक्टेंस पे थे अपन। तो जो इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस का उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, उसको हम जी से डिनोट करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन होता है कंडक्टेंस का यानी जी का वो होता है 1/r बिकॉज इट इज इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। उसको हम इक्वेट कर देंगे A/ρl से, क्योंकि R = ρl/, हमने पढ़ा था। फिर उसको हम इक्वेट करेंगे। अब देखो 1/ρ को हम लिखते हैं K, जिसका साइन होता है कप्पा यानी KAPP है, ठीक है। इसको हम K से डिनोट करते हैं, तो K = 1/ρ KA/L, ये होता है G का वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते, जो SI यूनिट है कंडक्टेंस की वो है सीएमएन्स, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल S, ठीक है। और इसका जो होता है, इसका मतलब होता है ओम इनवर्स या तो फिर मो या तो फिर ओम का साइन बनाना, उसके ऊपर -1। जो इन्वर्स होता है रेजिस्टिविटी का उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K सिंबल से, जिसको ग्रीक में बोलते हैं कप्पा। IUPAC ने ऐसा बोला है, रिकमेंड किया है कि भाई जो कंडक्टिविटी है वो शब्द हम यूज करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूज नहीं करेंगे। जो SI यूनिट है कंडक्टिविटी की उसको हम बोलते हैं S/मीटर, लेकिन उसको कभी कभी K को हम एक्सप्रेस कर देते हैं S/सेंटीमीटर में, ठीक है। अभी सेंटीमीटर मीटर का कन्वर्जन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कर सकते हो। कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ किसी भी मटेरियल की तो वो Cmn/मीटर में होगी। उसका कंडक्टेंस जो होता है कब, जब वो 1 मीटर लॉन्ग वायर हो या 1 मीटर लॉन्ग सब्सटेंस हो और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो। आगे ये भी देख सकते हैं कि भाई 1 Cmn/सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 Cmn/मीटर। कुछ वैल्यू है कंडक्टिविटी की कुछ सिलेक्टेड मटेरियल की, कितने पे, 298.15 केल्विन पे, ठीक है। तो ये भी देख लेना, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ये वैल्यूज होती हैं। आगे देख लेते हैं भाई, आगे देखेंगे सोडियम कॉपर सबकी दी हुई है। टेबल 3.2 से हम ये देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है कंडक्टिविटी का वो बहुत ही ज़्यादा वैरी करता है और डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे भी, जिस पे हमने मेजरमेंट्स लिए हुए हैं। मटेरियल को हम 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। वो चीज़ डिपेंड करती है किस पे, उसके कंडक्टिविटी के मैग्नीट्यूड पे। मेटल्स और जो उनके एलॉय होते हैं वो उनकी बहुत ही ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी होती है, इसलिए उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। कुछ नॉन मेटल्स यानी कि कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो हैं उनकी भी इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग होते हैं। सब्सटेंस जैसे कि ग्लास, सेरेमिक, जिनका बहुत ही ज़्यादा लो कंडक्टिविटी होता है, इनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। सब्सटेंस जैसे कि अगर मैं बात करूं सिलिकॉन या तो फिर डोप्ड सिलिकॉन या तो फिर गैलियम आर्सेनाइड, ये सब की कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इंसुलेटर्स और कंडक्टर के बीच में इनकी होती है, इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई चिप बनाते हैं उसमें। कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं। बाय डेफिनेशन इनकी जो होता है ज़ीरो रेजिस्टिविटी या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है, उनको हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। पहले सिर्फ मेटल और उनके जो एलॉयज हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे यानी कि 0 से 15 केल्विन पे, यानी कि लगभग -70 to 73 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 15 मतलब कि 273 260 -258 डिग्री सेल्सियस पे बिहेव करते थे एज अ सुपर कंडक्टर। लेकिन आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे जो सिरेमिक मटेरियल्स हैं वो भी एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं, या तो फिर कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड्स होती हैं जिनको हम जानते हैं वो सुपर कंडक्टिविटी शो करती हैं रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे, मतलब लगभग कि 150 केल्विन पर भी वो शो करती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है मेटल थ्रू मेटल, तो उसको अगर मेटल के थ्रू हो रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो हम उसको मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, मेटल का स्ट्रक्चर और नेचर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, मतलब कि एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डिक्रीज होता है कंडक्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एंटर करते हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। तो जो कंपोजिशन होता है मेटालिक कंडक्टर का किसी भी एक, वो कंपोजिशन चेंज नहीं होता यानी कि अनचेंज रहता है।
जो मैकेनिज्म है कंडक्टेंस का थ्रू सेमीकंडक्टर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमने ये पढ़ा है क्लास 11th की यूनिट 7 में कि जो बहुत ही ज़्यादा प्योर वाटर होता है उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं लगभग 10⁻⁷ मोलर कंसेंट्रेशन पे, और वो क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा लो कंडक्टिविटी मतलब लगभग 3.5 × 10⁻⁵ cm/m शो करते हैं, ठीक है, यानी कि देते हैं वाटर को। जब इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व होते हैं वाटर में तो वो क्या करते हैं अपने खुद की आयंस बनाते हैं और सोल्यूशन में, तो उससे क्या होता है कंडक्टिविटी जो होती है उस सोल्यूशन की वो इंक्रीज हो जाती है। जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी की किसके थ्रू, आयंस के थ्रू जो प्रेजेंट होती है सोल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस। जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड पे, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेशन और विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और पांचवा है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये जो आयनिक कंडक्टेंस है ये इंक्रीज होती है। अगर हम डायरेक्ट करंट को पास कर रहे हैं किसमें, आयनिक सोल्यूशन में, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक या बहुत ज़्यादा पीरियड तक यानी कि लंबे समय तक, तो उसमें क्या होता है चेंज इन कंपोजिशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। चेंज इन कंपोजिशन यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है उसमें उसके कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2, और उसमें हम चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।